नमस्कार। डिजियाना न्यूज के खास कार्यक्रम सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। दिल्ली की सत्ता की चाबी उत्तर प्रदेश में छिपी हुई है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा सियासी समीकरण बना है, बहुत बड़ा राजनीतिक समीकरण बना है। ऐसी केमिस्ट्री जो आज तक देखी नहीं गई। जब हुई थी 1992 में, उसके बाद से इतने साल बाद, लगभग 26 साल बाद ये केमिस्ट्री फिर से देखने में आई। बसपा की सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन कर लिया है, जिसे महागठबंधन का नाम दिया जा रहा है। दोनों 38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी की कुछ सीटें उन्होंने सहयोगी दलों के लिए छोड़ी है। कांग्रेस के लिए उन्होंने 2 सीटें अमेठी और रायबरेली छोड़ दी है, जहां वे उम्मीदवार अपना खड़ा नहीं करेंगे। लेकिन इस महागठबंधन की हवा उसी वक्त निकल गई जब कांग्रेस ने यह कहा कि वो पूरी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ेगी, गंभीरता के साथ लड़ेगी और राहुल गांधी के मुताबिक चौंकाने वाले परिणाम लाएगी। लगभग 7% वोट कांग्रेस के पास है, जो पिछले लोकसभा चुनाव में मिला था, और बीजेपी का 41% वोट है, जो बीजेपी को पिछले चुनाव में मिला था। और सपा और बसपा के वोट बैंक को जोड़ लिया जाए पिछले चुनाव में तो लगभग 41% वोट सपा और बसपा के पास भी है। इसलिए कुल मिलाकर महासमर, महासंग्राम जो भी होना है वो यूपी में होना है, उत्तर प्रदेश में होना है। लेकिन सवाल यह है कि ये महागठबंधन कितना महा है, कितना बड़ा है। कांग्रेस के बाहर रहने से, रालोद के बाहर रहने से, अपना दल के बाहर रहने से, राजभर के दल के बाहर रहने से के बाद भी क्या इसे महागठबंधन माना जाए? और दूसरा सवाल यह है कि इस गठबंधन का, जो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ है और कांग्रेस उससे बाहर है, उसका मध्य प्रदेश की राजनीति पे, मध्य प्रदेश की सियासत पर क्या फर्क पड़ेगा? इन दोनों सवालों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही राजनीतिक आकर्षण वाली पैनल यहाँ मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के चुनाव अभियान समिति के संयोजक श्री मूलचंद यादव बनते पहलवान, कांग्रेस के अजय सिंह ठाकुर बबली भैया और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित मिश्रा। आप तीनों का बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सुमित मिश्रा जी आपसे कि जो कल एक घबराहट आपको थी राजनीतिक क्षेत्र में कि महागठबंधन बनने जा रहा है और सपा बसपा दोनों एक हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने, बब्बर ने और राहुल गांधी ने रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा हम 80 सीटों पर लड़ेंगे, तो आपको थोड़ी सी राहत मिल गई है कि मोदी विरोधी वोटों का विभाजन होगा और उतना कठिनाई या उतना संकट आपके लिए फिलहाल नहीं है कांग्रेस के बाहर आने के बाद, और ये महागठबंधन महा बनने के पहले ही इसमें दरार आ गई। एक तो सर सबसे पहली बात यह है कि हमारे मन में कोई घबराहट नहीं थी। हम देश में एक मजबूत सरकार चला रहे हैं, हमारे पास अपना स्पष्ट बहुमत है और हमारे पास अपना वोट बैंक है। जहां तक वोट प्रतिशत की बात है, यदि उसको देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा है। उसके बाद भी संख्या बल में हम यहां सरकार नहीं बना पाए। यदि इस आधार पे बसपा और सपा उत्तर प्रदेश की ताज होटल में बैठकर अपने पुराने सारे गिले शिकवे भुलाकर बुआ और बबुआ मिलकर गठबंधन कर कर सत्ता की चाबी हथियाना चाहते हैं, तो ये स्वार्थ और निजी स्वार्थ और अपनी कुटिलता के आगे ये राष्ट्रवाद की जीत। नहीं, आप 42 पार्टियों के साथ मिलकर दिल्ली में सरकार चला रहे हैं तो वो स्वार्थ नहीं है। 2 पार्टियां लखनऊ में मिल गई तो वो स्वार्थ है। ये जो 2 पार्टियां हैं जो एक दूसरे की विपरीत बहती हैं। हम गठबंधन धर्म निभाना जानते हैं। हम एनडीए के गठबंधन में हमारे पास स्पष्ट बहुमत था, उसके बाद भी हमने अपने घटक दलों को छोड़ा नहीं, उन्हें सरकार का अंग बनाया। वही कांग्रेस और बसपा और सपा, इनका पुराना इतिहास उठाकर देखिए। 90 और 92 के अंदर इन्होंने जिस प्रकार का खेल खेला, देवगौड़ा जी के साथ इन लोगों ने जैसा खेल खेला, आज जिस प्रकार से
कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर कर्नाटक के अंदर जो जिस प्रकार की कुमार स्वामी जी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, कुमार स्वामी जी जो कह रहे हैं कि मेरी हालत एक बाबू से भी बदतर हो गई है, और जिस प्रकार से कांग्रेस, सपा और बसपा मिलकर सत्ता की चाबी हथियाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ। देखिए आपको मायावती जी ने समर्थन दिया। 3 उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, कैराना का हुआ, गोरखपुर का हुआ और फूलपुर का हुआ, और तीनों चुनाव में मायावती के समर्थन से समाजवादी पार्टी के तीनों उम्मीदवार जीते और बहुत बड़े मतों से जीते। तो क्या इससे नहीं लगता कि अब जो चुनाव होगा 2019 में, जहां आपने पहले 72 सीट जीती थी उत्तर प्रदेश में, वहां अब आप 20, 21, 22 पे कुछ आकर रुक जाएंगे? पिछली बार से भी हम ज्यादा सीटें जीतेंगे, और मैं तो बहुजन समाज पार्टी के समाजवादी पार्टी के बंता पहलवान जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम पप्पू की पार्टी को इस लायक तो समझा, कांग्रेस को इस लायक तो समझा कि उन्होंने 2 सीट इन पर दया करके छोड़ दी। नहीं तो कांग्रेस की हालत तो इतनी बुरी हो गई है कि कांग्रेस अब बसपा और सपा के भरोसे चुनाव जीतेगी उत्तर प्रदेश में, जहां पे कभी उसका राज हुआ करता था, कभी जहां पर इंदिरा गांधी की तूती बोला करती थी, अब सपा और बसपा उसे उधार में दे रही हैं, उस पर भीख दे रही हैं। ऐसी परिस्थिति में, और जब फिर राहुल गांधी स्वयं बोल रहे हैं कि हम 80 सीट पर जीतेंगे, मुझे लगता है कि वैसे ये शब्द बोलना नहीं चाहिए, किंतु वर्तमान राजनीति के जिस प्रकार के हालात हैं, ऐसा लग रहा है कि कुत्ते बिल्ली मिलकर शेर का शिकार करना चाहते हैं, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि शेर जंगल का राजा ही होता है। और ये जो शेर जंगल का राजा हो, लेकिन जानवर ही होता है, इंसान नहीं होता शेर। मूलचंद जी यादव, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा दुश्मनी रही है मायावती जी में और मुलायम सिंह जी में, बहुत ज़्यादा दुश्मनी रही है सपा और बसपा के कार्यकर्ताओं में। दोनों ने सिर्फ फुटबॉल किए, एक एक मोहल्ले में, एक एक वार्ड के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। गेस्ट हाउस कांड हम नहीं भूले हैं। गेस्ट हाउस कांड में मायावती जी पर जिस तरह से हमला हुआ था, मायावती जी खुद कहती है कि मैं सपा के गुंडे मुझे मार डालते अगर ब्रह्मानंद तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मुझे नहीं बचाते। क्या सब चीज़ों, पुरानी सारी बातें भुला दी गई हैं और एक नया गठबंधन बन गया है? तो उसका लक्ष्य क्या है? मोदी को हराना? नहीं, मोदी को हराना एक लक्ष्य तो है ही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी यदि उत्तर प्रदेश में 5 सीटें जीत लेगी तो उनके लिए बहुत बड़ा वो अचीवमेंट होगा। मोदी जी के लिए 5 कह रहे हैं 72 ज्यादा जीतेंगे, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा 5 सीटें इस गठबंधन के बाद। इस गठबंधन के बाद। पर ये जो पुराना अतीत कैसे भूलने में आया? सब भूले जाते हैं। अब नहीं, मोदी के डर से भूल गए। मोदी के डर से भूल गए। मोदी के डर से नहीं, वहाँ क्या था कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का आज साल भर से इस चीजों पे मंथन चल रहा था, 2 साल से। 3 सीटें आपने जीती। हाँ, और उसके बाद वो 3 सीटें जीती। उदाहरण देखा उनने, कांग्रेस से समझौता करके बीएसपी ने भी पहले देख लिया, कांग्रेस समझौता करके सपा ने भी अभी पिछले चुनाव में देख लिया, जिसका नतीजा शून्य निकला। आज वो कांग्रेस एक तरफ है, हमने 2 सीटें कांग्रेस दिए, वो 2 सीटें कांग्रेस लड़ी, वो बिना शर्त दिए। बहुत एहसान कर दिया आपने कांग्रेस को, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, आपने उनको 2 सीटें दे दी। बबली ठाकुर, आपको नहीं लगता कि ये एक तरह का जो भाव है इनका, सपा बसपा का, कि आप तो 2 सीटें ले लो रायबरेली अमेठी, ये कहीं ना कहीं एक अहंकारपूर्ण भाव, और इसलिए गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि हम 80 सीटों पर लड़ेंगे? मैं आपकी बात को काटे, अहंकारपूर्ण भाव नहीं है, पर वास्तविकता है, राजनीतिक वास्तविकता है कि 2 बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हम भी आज भी सम्मान, और कांग्रेस रायबरेली और अमेठी के बाद उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई है। जी का सम्मान करते हैं। ये राजनीतिक वास्तविकता है क्या बबली ठाकुर की? कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 जिलों में सिमट गई है, अमेठी और रायबरेली। कुल 5 विधायक हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रायबरेली और अमेठी में तो कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। प्रतीक जी, सबसे पहले तो डिजाइनर चैनल के दर्शक और आप सभी लोगों को मकर संक्रांति के महापर्व की बधाई। एक आपत्ति सुमित जी जो बोले कि कुत्ते और बिल्ली मिलके शेर का शिकार, इन शब्दों से मेरी आपत्ति है। दूसरा आपका जो सवाल है कि कांग्रेस वहाँ सिमट गई उत्तर प्रदेश में, पहले ये बोलते थे कि पप्पू आज 3 प्रदेशों में पूर्ण बहुमत से पप्पू के नेतृत्व में ही हमारी सरकार, इनके शब्दों के अनुसार राहुल जी के नेतृत्व में हमने इनको मध्य प्रदेश में पछाड़ा, राहुल जी के नेतृत्व में राजस्थान में पछाड़ा, और राहुल जी के ही नेतृत्व में हमने छत्तीसगढ़ में पछाड़ा। दूसरी, जहां उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जो है, वहां सपा और भाजपा का जो गठबंधन है, उनने हमको क्यों साथ नहीं लिया, 2 सीटें छोड़ी, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन वहाँ हमारा जो पुराना
काडर है उसको हम वापस जीवित करेंगे और 80 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। नहीं बबली ठाकुर, फिर मैं वही सवाल पे आता हूँ कि अगर आप 80 सीटों पे लड़े तो सुमित जी का रास्ता साफ हो जाता है ना। आप भी लड़ेंगे तो मोदी विरोधी वोट बढ़ जाएंगे। जिसको मोदी समर्थक है वो तो मोदी जी को वोट देगा ही, लेकिन जो मोदी विरोधी है उसके बाद दो विकल्प है, या तो कांग्रेस को वोट दे दे या सपा बसपा को दे दे। तो ये वोट ऑफ डिवाइडेशन जो है ना बबली ठाकुर साहब, वही तो वो चाह रहे हैं, इसलिए तो वो कह रहे हैं कि महागठबंधन की हवा निकल गई। देखिए आप, मध्य प्रदेश में सपा और भाजपा से हमारा कुछ नहीं था गठबंधन, उसके बाद भी हमारी सरकार बनी, वहाँ हमको समर्थन। राजस्थान में भी कोई गठबंधन नहीं था, उसके बाद सरकार बनी। छत्तीसगढ़ में हमारा गठबंधन नहीं था, सरकार बनी है। नहीं बसपा राजस्थान में तो बसपा का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कार्नर था कांग्रेस के साथ, गठबंधन नहीं था। होगा लेकिन गठबंधन नहीं था हमारा, गठबंधन नहीं था। तो वही आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आएंगे, इनके साथ सपा के साथ बसपा के साथ हमारा गठबंधन नहीं। भौगोलिक स्थिति वहाँ की ऐसी है कि इन हमारे जो वोटर है वो डिवाइड शिफ्ट नहीं होता है। इनका बीएसपी का जो वोट बैंक है और सपा का जो वोट बैंक है, ये एक दूसरे से मिल जाता है। इसमें आपने अभी ये क्लियर नहीं किया कि जो रालोद है, राष्ट्रीय लोक दल, अजीत सिंह और जयंत का, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनका असर है, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरपुर, मथुरा तक उनका जो बेल्ट है, जाट लैंड जिसको कहा जाता है, जिसमें चौधरी चरण सिंह रात में सपने में आते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे को वोट दे देना, और पूरा जाट जो है वोट देने निकल जाता है। अभी आपने उनके लिए कोई स्थिति क्लियर नहीं करी। नहीं, उनकी स्थिति क्लियर है ना। राष्ट्रीय जनता दल जो है अजीत सिंह जी वाला, उनके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का मन बहुत बड़ा है। वो एक चीज चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश से वो करेंगे, सफाया हो जाए। वो उसमें लगे, उसमें वो राजभर को भी सीट देंगे, राष्ट्रीय जनता दल को भी, उनको भी, अजीत सिंह जी को भी देंगे, और वो मिल बांट के सबको सीट देके सबको संतुष्ट करेंगे। वो 4 सीट पर राजी नहीं थे जो पहले बातचीत चल रही थी। तो अजीत सिंह जो हैं वो 4 सीट पर राजी नहीं, वो 8 सीट चाहते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की, उसमें कैराना भी है। अभी चुनाव जैसे नजदीक आता जाएगा, सब चीजें इस गठबंधन में और गुंजाइश है सुधार की। हाँ, सुधार बहुत ज्यादा गुंजाइश है, अभी बहुत गुंजाइश है। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस जो आज कह रही है कि 80 सीटों पे हम लड़ेंगे, शायद वो आपके साथ आ जाए और वास्तव में महागठबंधन हो जाए? कुछ भी नहीं बोल सकते अभी, राष्ट्रीय राजनीति के मामले में कुछ भी नहीं बोल सकते, और उत्तर प्रदेश में क्या हो जाए उसके लिए कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है। सुमित मिश्रा जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से चाबी हाथ में रहती है। सुमित मिश्रा जी, चर्चा है कि नरेंद्र मोदी अब बनारस नहीं लड़ने वाले हैं, वो पुरी से लड़ेंगे। क्या उसकी वजह यही बसपा सपा का मिलना? सबसे पहले तो बबली भाई को जिन 2 शब्दों पे आपत्ति में, वो शब्द अपने वापस लेता हूं और उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, और हम मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और बनारस को तो उन्होंने क्योटो बना दिया, जापान जैसा, बिल्कुल इतना शानदार बनारस हो गया है। अभी आप उधर कभी जाएंगे तो ऐसा लगेगा, एयरपोर्ट से बनारस घूमेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप कोई नए शहर में आ गए, आपको कोई नया शहर ऐसा लगेगा कि। तो वो नहीं जाने वाले, बनारस में लड़ेंगे। वो बनारस में ही लड़ेंगे, उसी बनारस की गलियों में, उसी बनारस के घाट पर, उसी बनारस की गंगा मैया के साथ। मध्य प्रदेश का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का चेहरा है। गंगा साफ नहीं हुई है, गंगा साफ हो रही है। उस गंगा में जिस प्रकार से सपा और बसपा अपना गठबंधन का मेला फेंक रही है, तो आपको लगता है कि साफ हो पाएगी? जिस मायावती बहन जी की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी के साथ वो जब गठबंधन करने की बात आ जाए, मैं इन गठबंधनकर्ताओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कोई सा भी गठबंधन होता है तो उसका कोई एजेंडा होता है, कोई मुद्दे होते हैं। इनका केवल एक मुद्दा है, मोदी जी को हराना। इनका केवल एक एजेंडा है, मोदी जी को हराना। इनका केवल एक उद्देश्य है। इस गठबंधन का उद्देश्य क्या, ये तो स्पष्ट होना चाहिए। सुमित जी, मैं आपकी बात को काट रहा हूं। सुमित जी, इस गठबंधन के माध्यम से वो देश का विकास कैसे करेंगे? शिवसेना आपसे क्यों भाग के जा रही दूर? शिवसेना हमारे घर का मामला है, हम बैठ के निपटा लेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, आडवाणी जी का चेहरा देख लो और मोदी जी का चेहरा देख लो, मतलब तुम्हारे यहाँ बड़े बूढ़ों की इज्जत ही नहीं है, और आप दूसरे की लड़ाई को लड़ रहे हो। बहन जी की केवल शिवसेना नहीं, तेलुगु देशम आपसे अलग हुई। हमारे पास जो भी अलग है उनको समझा के बना लेंगे।
कर्नाटक में जबरदस्ती सरकार बनाई, उपेंद्र कुशवाहा गोवा अलग में हो गए, जबरदस्ती सरकार बनाई, उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, तेलुगु देशम अलग हो गई, बहुत सारी पार्टियां। हमारे साथ छोड़ शिवसेना रही। हमारे परिवार का मामला है और हम महाराष्ट्र में खुद बहुत सक्षम अब हैं। तो अमित शाह स्पष्ट कर चुके हैं कि अकेले लड़ना पड़ेगा। आपके अमित शाह बोल चुके। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उनसे चर्चा चल रही है और शिवसेना हमारे घर का आंतरिक मामला है, हम बैठ के उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। बबलू ठाकुर ठाकरे ने साहब, आज ही बोल दिया कि आप खड़ा हो गए हमारे। बबलू ठाकुर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बनते यादव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत बड़ा दिल है अखिलेश यादव का, और जिस तरह से उन्होंने मुलायम सिंह यादव अगर होते तो ये समझौता, ये गठबंधन हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव 55 से सीट से कम लेते नहीं। लेकिन ये बात सही है कि अखिलेश यादव ने बहुत नीचे उतरकर समझौता किया अपनी हैसियत से, पर कांग्रेस अपनी राजनीतिक वास्तविकताओं को, राजनीतिक हकीकत को पहचानने के लिए तैयार नहीं। देखिए, आपके 5 विधायक हैं कुल, कभी आप वहाँ सरकार चलाते, आज आपके 5 विधायक हैं इतनी बड़ी जगह पर, उसके बावजूद भी आपकी जिद ये कि हम 80 सीटों पर लड़ेंगे। तो ये आपको नहीं लगता कि ये राजनीतिक अहंकार है, राजनीतिक अवास्तविकता है? देखिए प्रतीक जी, वहाँ हमको लोकसभा चुनाव में मोदी जी को पछाड़ना है। तो इनसे अलग हटके कैसे पछाड़ेंगे आप? इनके साथ आकर ही पछाड़ सकते हो। नहीं, गठबंधन का एजेंडा क्या है? केवल मोदी जी को हराना? हाँ, वही है। तो देश में मजबूत सरकार चाहते हैं कि मजबूर सरकार चाहते हैं? नहीं, संविधान ये तो विरोधी मोदी जी सरकार हटाना को चाहते हैं। हटाना चाहते हैं। अब ये फिर वही बात करेंगे, अडवाणी जी सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक नहीं, विरोधी। सांप्रदायिक ये जो बात क्यों नहीं कर रहे कि संविधान देश का विरोधी विकास हो सरकार रहा है, है? उसको हटाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भारत की स्थिति सुधरी है। हिंदुस्तान में जिस प्रकार क्या से सुधार दी भैया पत्थरबाजी बंद हो अंतर्राष्ट्रीय गई, स्तर पे? जिस प्रकार से कश्मीर सुमित में जी, वो क्या बंद हो सुधार गई, है आज अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर स्तर पे? पे भारत का एक मेरा- मान मेरा- सम्मान है। मेरा देश सवाल- का प्रधानमंत्री जा रहा है, उसकी इज्जत है। मेरा सवाल का जवाब आप क्या चाहते हैं कि किसान इतना एक्सीडेंटल परेशान प्राइम मिनिस्टर जैसी क्या? फिल्में इस देश में बनती रहे? हैं? लोग पिक्चर बनाते कि रहे। उससे देश का अच्छा तो प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री पद है, देश को कभी वो कोई मिलेगा भी मजाक नहीं। का पद नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा मजाक नहीं सवाल- होना चाहिए। मेरा सवाल का जवाब ले प्रधानमंत्री तो लीजिए। आपके अडवाणी जी भी बोलते हैं और अटल जी भी बोलते मूलचंद हैं। यादव जी, मेरे सवाल का जवाब ले लीजिए बबली भाई से कि क्या कांग्रेस अपनी राजनीतिक जो हैसियत है उत्तर प्रदेश में वो समझना को तैयार नहीं है कि उसके 5 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, रायबरेली और अमेठी के बाहर कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा है, 2 जिले के बाहर। ये परिस्थिति बदली। इस बार आप लोकसभा में रिजल्ट देखेंगे तो कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में आके उभरी है। संगठन को जिंदा करा है। राज बब्बर जी के नेतृत्व में वहाँ प्रदेश में काफ़ी कुछ लोगों से के बीच जाना, प्रदर्शन, धरने, इनके साथ हमने संगठन को वहाँ जिंदा करा। और ये 3 राज्यों में हमारी सरकार आने से हम लोगों के कार्यकर्ता में एक आत्मबल जो आया है, उसका प्रतिफल के रूप में हम उत्तर प्रदेश में एक अच्छी स्थिति में आएंगे। वैसे इस चर्चा में हम बहुजन समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं एडवोकेट केपी गनगोरे, उनको भी हमने आमंत्रित किया था, और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के एमएलसी अतर सिंह राव इंदौर में ही मौजूद हैं। हमने उनको भी आग्रह किया था कि वे आएँ, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की ये नीति है कि वो टीवी चैनल पे बहस में हिस्सा लेने नहीं जाते हैं। बहन जी ने उन्हें मना किया, इसलिए वो आए नहीं। वो होते तो मैं बहुत सारे डाउट उनसे क्लियर करता, बहुत सारी बातें करता, और शायद ये बहस हमारी और ज़्यादा प्रमाणिक होती। लेकिन समाजवादी पार्टी चूँकि अब गठबंधन हो चुका है, तो मैं मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश संयोजक हैं चुनाव अभियान समिति की, वो बसपा की तरफ से भी जवाब दे सकते हैं। ये बात सही है कि पूरे देश में एकमात्र नेता ऐसी है मायावती जो अपने वोट ट्रांसफ़र करना जानती है। वो अगर भाजपा के साथ खड़ी हो जाएगी तो भाजपा को वोट ट्रांसफ़र करवा देगी, वो अगर कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाएगी तो कांग्रेस को वोट ट्रांसफ़र करवा देगी। लेकिन जो आपका यादव वोट बैंक है, मैं मुस्लिम वोट बैंक की बात नहीं करता। मुस्लिम वोट बैंक तो एंटी बीजेपी जाएगा, जहाँ कांग्रेस मजबूत होगी वो कांग्रेस को देगा, जहाँ सपा वहाँ सपा, जहाँ बसपा वहाँ बसपा। वो यूपी का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एंटी बीजेपी गिरेगा, और अब तो मुस्लिमों ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 90% वोटिंग करनी है। पर आपका जो यादव मतदाता है, जो ओबीसी मतदाता आपका है, जिसकी गांव-गांव में बूथ-बूथ पर दलितों के साथ हिंसक संघर्ष होता रहा है यूपी में। यूपी जातिवादी राजनीति का क्षेत्र है बंदे भाई, आप जानते हैं। जहाँ हिंसक संघर्ष उसका आपके दलितों के साथ होता रहा है, वो क्या अखिलेश यादव के कहने से मायावती के कैंडिडेट को वोट दे देगा, या वो हिंदू के नाम पर बसपा बीजेपी में चला जाएगा? प्रत्येक भाई, मैं खुद यूपी से हूँ, अमेठी का रहने वाला हूँ। मेरा आधा परिवार आज भी अमेठी में ही रहता है। मैं खुद भी अमेठी से हूँ, मेरा परिवार अमेठी से।
वहाँ की जो राजनीति है वो जातिवाद की, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन अब जो परिस्थिति बनी है, चाहे यादव मतदाता हो, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में जहाँ बोलेंगे वहाँ वोट गिरेगा, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि वहाँ लोगों का जो जिस प्रकार से कहना है कि अखिलेश जी जो कहेंगे वो करेंगे। अखिलेश जी ने बोला कि यहाँ वोट देना, वहाँ वोट देंगे। जैसे बहन मायावती जी बोलती हैं बीएसपी से वोट वहाँ गिरता है, ऐसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ऐसे शख्स हो गए हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो जहाँ बोलेंगे समाजवादी पार्टी उनके चाचा तो एक अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ाने वाले शिवपाल जी। उनका मतलब वो चाचा जाने, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। सुमित मिश्रा, क्या आपके लिए रास्ता यही दिखाई दे रहा है इस गठबंधन के बाद, जो आपका विश्वास है, जो आप कह रहे हैं कि हम पहले से ज्यादा सीट जाएंगे, आपका रास्ता यही दिखाई दे रहा है? आपको क्या ये उम्मीद है कि मायावती भले ही ट्रांसफर वोट करवा दे अखिलेश को, लेकिन अखिलेश अपना यादव वोट या अपना हिंदू वोट जो उसका है वो ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे, और आप जिसके मास्टर माने जाते हैं, आपकी पार्टी इसकी मास्टर मानी जाती है हिंदुत्व ध्रुवीकरण करने की, हिंदू मुसलमान करवाने की, वो आपका बहुत पुराना गेम प्लान है, वो आप हमेशा करते हो, इस बार भी करोगे, वो आप उससे वो उसी में आपकी मास्टरी है, आप अपनी पिच पर खिलाते हैं, या आपका गेम प्लान रहा है, आप हमेशा अपनी पिच पर लाके मैच खिलवाते हो। तो क्या हिंदुत्व ध्रुवीकरण के लिए कुछ ना कुछ तैयारी चल रही है? शायद अंतिम में राम मंदिर का कार्ड आप फेंक दें। राम मंदिर तो हमारे एजेंडे में है, और माननीय न्यायालय का आदेश जैसा आएगा उस आधार पर सरकार उस ओर कदम आगे बढ़ा रही है। और जहां तक सपा और बसपा और कांग्रेस की बात है, मुझे लगता है कि अपने स्वार्थों पर बड़े एक दूसरे के साथ तालमेल की बात कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि गठबंधन की सरकारें मजबूर सरकारें होती हैं। आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के हालात हम देख रहे हैं, गठबंधन की सरकार तो आपकी भी ये है। मजबूर सरकार कैसी होती है? मैं मध्य प्रदेश के अंदर ये बात आपको साबित करना चाहता हूँ। एक समय जब शिवराज सिंह जी की यहाँ चौहान की सरकार थी, मजबूत सरकार थी, वो निर्णय लेने में सक्षम थे। आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर आज ये गठबंधन की सरकार है, जिसके परिणाम ये हो रहे हैं कि 28 के 28 मंत्री कैबिनेट, कितना जनता के ऊपर भार बनेगा? आपके 15 विधायक राहुल जी के पास पहुंच रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो उधर से आंख दिखा रही है कि मेरे मंत्री बनाओ, सपा बोल रही है मेरे मंत्री बनाओ, कमलनाथ जी विभाग बांटने में 4 दिन लगा रहे हैं, मंत्री बनाने में 14 दिन लगा रहे हैं। इस प्रकार से तो मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से ये लूट मचाने के लिए लूटेरों की सरकार मध्य प्रदेश में सवाल का जवाब बबली ठाकुर से, क्या कमलनाथ जी की सरकार मजबूत सरकार है? कमलनाथ जी की सरकार मजबूत सरकार है। उसके एक कारण भी राज्य मंत्री नहीं है, 28 के 28 कैबिनेट मंत्री, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। सुनिए, आज कमलनाथ जी, हमारा जो वचन पत्र है उसके 40 जो वचन है वो हम पूरे कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि कल कमलनाथ जी ने शिक्षक वार्डिंग घोषणा करी, वो पूरी करी। व्यापम खत्म कर रहे हैं, जिसमें 55 लोगों की हत्या भारतीय जनता पार्टी के। बेरोजगारी भत्ता कब देने वाले हो आप? समय आएगा, समय पे जो 40,000 करोड़ का कर्जा माफ करना है, केवल 5,000 करोड़ की व्यवस्था उस पर तैयारी। हमारे कल सचिन यादव जी इंदौर में थे, उन्हें मीडिया के आपके मीडिया के भाइयों ने कुछ उनसे कर्ज माफी पे पूछा तो उन्होंने बोला कि हमारी तैयारी चालू हुई। आज ही कर्ज माफी का जिलेवार। मैं सर आपके माध्यम से बनते भैया से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बबली भैया ने अभी सचिन यादव जी का नाम लिया, तो जिस प्रकार से बनते भैया बता रहे थे कि सपा का पूरा यादव वोट अखिलेश भैया के कहने पे जाता है, तो मध्य प्रदेश में अरुण यादव और सचिन यादव जी के साथ आप जाएंगे, ये वो भी सपा के साथ कहने में आ जाएंगे या अखिलेश जी के साथ आके खड़े हो जाएंगे? मुझे लगता है कि जो जातिवाद का जहर उत्तर प्रदेश की राजनीति से बोकर पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से राजनीति में जहर बोने का पाप करने का काम जो सपा बसपा और कांग्रेस कर रही है, वे हिंदुत्व को तोड़ने का पाप कर रही है। और मैं कहता हूं सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि एक बार कोई राष्ट्रवाद वाला यदि प्रधानमंत्री, हमारी बात तो नहीं आए, हम कहना चाहते हैं कि हिंदुत्व जो शब्द है वो जात पात के बंधन से ऊपर है। राम हमारे आराध्य हैं तो हैं, राम हमारे युग पुरुष तो हैं, और राम भगवान को क्यों नहीं मानते आप लोग? सुमित प्रसाद जी, आप ब्राह्मण आदमी हो, 300 साल तक यहाँ मुस्लिमों ने राज करा, जब तो हिंदू खतरे में नहीं हुआ, और आज 4 साल में हिंदू खतरे में आ गया। जब प्रतीक जी चुनाव आते हैं तो हिंदुत्व इनका राम जी। मैं एक आग्रह करना चाहूंगा दोनों वरिष्ठ नेताओं से, मैं इस मंच से लेके जा रहा हूँ, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, खासकर से मुस्लिम बंधुओं के कहना चाहता हूँ, हर वो मुस्लिम जो इस भारत माता को अपनी मां मानता है
और राष्ट्रवाद से प्रेम करता है और राष्ट्र के लिए सोचता है, हमको वो अगर वोट दे तो हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। और हर वह मुसलमान जो आतंकवादियों के साथ है, वो यदि वोट देना भी चाहे तो भाजपा उस वोट पे ठोकर मारती है। अच्छा, तो ठोकर मारती है। हमें केवल सरकार राष्ट्रभक्तों का सरकार वोट बनाने चाहिए, के लिए आप हम राष्ट्रभक्तों की पार्टी हैं। हम देश के लिए अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कुर्बान कर चुके हैं। हमने कश्मीर में हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा नेता कुर्बान किया है। हम कांग्रेस की सत्ता लोलुप राजनीति के पीछे नहीं चल रहे हैं, हम सपा और बसपा के पीछे भी नहीं चल रहे हैं। डिबेट का विषय नहीं है। मैं बबली ठाकुर से पूछना चाहता हूं कि जो आपका समझौता यूपी में नहीं हुआ, चूंकि आपको यहाँ पे 3 विधायक जो हैं, 2 बसपा के और 1 सपा के, 3 विधायकों का आपको समर्थन मिल रहा है, उससे आपकी सरकार को मजबूती मिली हुई है, आपका यूपी में समझौता नहीं हुआ है, क्या उसके रिफ्लेक्शंस, उसके कुछ असर या मध्य प्रदेश सरकार में पड़ेगा? क्योंकि वहाँ नाराज हो सकती है मायावती जी और अखिलेश जी कि आप जो है हमारे साथ तो आते नहीं हो और हमारे 3 विधायकों की मदद से सरकार चलाना चाहते हो, यहाँ हमारे साथ आप सहयोग नहीं करते हो, मध्य प्रदेश में सहयोग नहीं चाहते हो, तो इसके कुछ रिपरकशंस होंगे? नहीं, इसलिए नहीं होंगे कि दोनों समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों के प्रमुख जो नेता हैं उन्हें बिना शर्त के हमको समर्थन दिया है। आप नहीं दे रहे ना बिना शर्त के समर्थन, आप ले तो रहे हो, वो दे नहीं रहे ना हमारा यूपी में। आंतरिक जो मतलब समझौता ये है क्या कि लेना नहीं, 2 सीटों पे मेहरबानी करी ना राहुल जी और सोनिया जी जीत जाएंगी, ये मेहरबानी सपा और बसपा ने करी ना कि आप खैरात के अंदर हमसे 2 सीट ले लो। देखो मतलब इतनी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी किसी की मेहरबानी पे जिंदा नहीं है। अभी तो यही हालत हो रही है। अगर मेहरबानी पे जिंदा नहीं है तो और स्पष्ट करें कि बसपा और सपा के महागठबंधन की हमको जरूरत नहीं है और हमारे दम पे हम चुनाव लड़ेंगे। वो हमको लड़ी रहे ना 80 सीट पे, 80 कह सीट दिया पे उन्होंने। कहाँ लड़ रहे हैं? ये तो धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर अभी आज मध्य प्रदेश के अंदर आपने जो समर्थन दे रखा है, यादव जी समर्थन आपसे वापस यादव जी कीजिए। सवाल करना चाहता हूँ। ये तो लोकसभा की बात हो गई, असली लड़ाई तो तब आएगी जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनने की बात आएगी। अखिलेश जी को तो प्रधानमंत्री बनना नहीं है, वो तो यूपी के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मायावती जी को भी यूपी नहीं छोड़ना है, मायावती जी को भी मुख्यमंत्री बनना है। तो ये जो गठबंधन है आपका, ये क्या सिर्फ लोकसभा के लिए है कि ये विधानसभा में ये काम होगा? ये तो सपा और बसपा का गठबंधन बहुत लंबा चलेगा। विधानसभा चुनाव तक चलेगा, विधानसभा चुनाव तक चलेगा। फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बुआ जी या भभुआ? नहीं, बुआ जी केंद्र में रहेंगी ना। बुआ जी केंद्र में क्या रहेंगी? प्रधानमंत्री कौन बना रहा है बुआ जी को? क्या इतनी सीट थोड़ी आ रही बुआ जी की बुआ जी प्रधानमंत्री बन जाए? नहीं, केंद्र में मंत्री रहेंगी वो। क्या तय हो गया कि मैं केंद्र संभालूंगी और भतीजा वो केंद्र संभालेगी और अखिलेश जी प्रदेश संभालेंगे। बंदे भैया आप भी जानते हो कि कैबिनेट मिनिस्टर की क्या हैसियत अभी होती तक है? तो मैंने पढ़ा था और टीवियों में देखा था कि मुंगेरी लाल के सपने अब तो उत्तर प्रदेश में साक्षात दिखाई दे रहा है कि बुआ और बबुआ मिलकर सरकार भी बना रहे हैं, मंत्री पद भी बांट रहे हैं, मुख्यमंत्री पद भी बांट रहे हैं। अरे पहले मोदी जी और योगी जी से निपट लीजिए, पहले राष्ट्रवाद से निपट लीजिए, पहले भाजपा के विकास से निपट लीजिए, पहले भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीतियों से निपट बबली भाई आपकी क्या भूमिका रहेगी उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव होंगे? अभी तो आप इस महागठबंधन से बाहर हैं। अभी वो स्थिति हमारे बड़े नेताओं ने स्पष्ट नहीं करी है। लोकसभा का स्पष्ट हुआ है, जब विधानसभा के चुनाव आएंगे पार्टी हाईकमान जो निर्णय लेगा कि या तो सभी सीटों पर लड़ना है या समझौता होता है इनसे हमारा बीएसपी और एसपी से, तो उस प्रकार से हम चुनाव लड़ेंगे। बहुत धन्यवाद आप तीनों का स्टूडियो में आकर बहस करने के लिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि महागठबंधन बन जरूर गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल इस गठबंधन के पीछे हैं कि कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी। क्या कांग्रेस रणनीति के तहत 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है या इस गठबंधन को वो बाहर से लेके सपोर्ट करना चाहती है रणनीतिक तरीके से, या वो वास्तव में जिम्मेदारी के साथ 80 सीटों पर लड़ना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये रहेगा कि केंद्र की राजनीति मायावती जी करेंगी तो क्या मायावती ये चाहेंगी कि उनका सबसे घोर विरोधी अखिलेश यादव या यादव परिवार यूपी की सरकार संभाले? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका उत्तर आज इस स्टूडियो में नहीं ढूंढा जा सका है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो लगातार बहस होगी उसमें इस सवाल का जवाब भी आए कि यूपी किसकी, बुआ जी की या भतीजे की। वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हम आपसे आज्ञा लेते हैं और हमारा कार्यक्रम कैसा लगा अपनी राय दीजिए। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।